Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है ऑन 22 November 2026 एज पर द ऑफिशियल MPPSC नोटिफिकेशन, एंड दिस इज क्लास 30 ऑफ आवर फ्री प्रज्ञान सीरीज. सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग एनी वीडियो अंडर आवर चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हम अपने चैनल के माध्यम से साइंटिफिक ऑफिसर पार्ट बी का कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर रहे हैं. इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना, कोई भी बैच आपको ज्वाइन नहीं करना है. आपको बस प्रो पीसीएस चैनल टाइप करना है अपने यूट्यूब पर और आपको ये ब्लू आइकन वाला एक चैनल दिखेगा. हमारे चैनल में आपको प्लेलिस्ट दिखेंगी काफी सारी, उसमें से आपको एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर प्लेलिस्ट जो है उसको ओपन करना है. उसमें आप देख सकते हैं सारी क्लासेस जो है वो कवर्ड है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है. इनका कोई भी चार्ज नहीं है. इन क्लासेस के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके माध्यम से हम पूरा जो सिलेबस है पार्ट बी वो कवर करें. हम ऑलरेडी यूनिट 1 कर चुके हैं, यूनिट 5 कर चुके हैं, यूनिट 2 का हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कवर कर रहे हैं. जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये वाला पार्ट ऑलरेडी हमारे ये वाले पार्ट से सिमिलर है, इसलिए हम इस पार्ट को नहीं करेंगे. रिमेनिंग पार्ट्स हम कवर करेंगे. तो ये वाला पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये या ये वाला पार्ट मिलेगा एंड बहुत जल्दी हम यूनिट 2 को भी कवर कर लेंगे. ओके, एंड देन उसके बाद हमारी सिर्फ 2 यूनिट्स बचेंगी, तो वो भी 22 सितंबर मिड सितंबर ये जो यूनिट्स है वो भी हम कवर कर लेंगे. ओके, तो ये जो वीडियो सीरीज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, कोई भी बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. इन क्लासेस के अलावा देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट हमारे पास अवेलेबल है. आपको क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, सारी क्लासेस, राइट. बट क्लासेस के बाद अगर आप अपने जो कंसेप्ट है उनको बहुत एडवांस करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जो बहुत मिनिमल प्राइसिंग में 400 रुपीज में आपको पूरे 5 यूनिट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, जिनको आप प्रिंट निकाल सकते हैं और उससे अपनी जो पढ़ाई है उसको और एडवांस कर सकते हैं. मैं बार बार कह रही हूँ ये और हमेशा अपने वीडियो में कहती आई हूँ कि जो नोट्स है दीज आर नॉट द सब्सटीट्यूट ऑफ द वीडियोस, क्लास वीडियोस. ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं परचेज कर सकते तो भी नहीं आपको नोट्स परचेज करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप वीडियोस देखिए, अगर आपको वीडियोस देख के आप खुद नोट्स बना सकते हैं, वेल एंड गुड. नहीं बना सकते तो आप नोट्स हमसे परचेज कर सकते हैं. ओके, एंड ऑल दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स परचेज कर लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल. आपके बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक्स मुझे रिसीव हुए हैं और एक मेजर जो आपने फीडबैक मुझे दिया है कि जो टेबुलेटेड डेटा है वो बहुत हेल्पफुल है आपके रिविजन के लिए. तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना एग्जैक्टली वही आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं वही प्रोवाइड कर देती तो डिफरेंस क्या रह जाता, राइट. तो जो यहाँ पे आपको मिल रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री वो जो हम आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स सब्सटीट्यूशन नहीं है वीडियोस का. मैं फिर से कह रही हूँ, नोट्स आर नॉट द सब्सटीट्यूशन ऑफ द वीडियोस. ये बस एक कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज है जहाँ पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आपके पास नोट्स भी अवेलेबल है और साथ साथ में आपके पास क्लास वीडियोस भी हैं. तो जिनने भी नोट्स लिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स लिए हैं और अब वो ये सोच रहे होंगे कि वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है. तो प्लीज वीडियोस प्रॉपर्ली देखिए, नोट्स पढ़िए और उसके साथ जो हम क्वेश्चन बुकलेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ऐसे सभी लोग जिन्होंने हमसे नोट्स परचेज किए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वेश्चन बुकलेट भी जल्दी मिलने वाली है. तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज है, ठीक है. आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिस करना है. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नोट्स पढ़ के आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे, ऐसा नहीं होगा, राइट. ये सब चीजें आपको एक साथ पढ़नी है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं आपको नोट्स का सैंपल एक बार दिखा देती हूँ. ये यूनिट 2 के नोट्स है, ठीक है. ये सैंपल मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ. दिस इज यूनिट 2, देन दिस इज यूनिट 3, आप देख सकते हैं. दिस इज यूनिट 4. यूनिट 1 में ऑलरेडी आपको प्रेजेंट कर चुकी हूँ. दिस इज यूनिट 4 एंड यूनिट 4 के बाद दिस इज यूनिट 5. I'll go a bit slow ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है. हाँ, एक और चीज, आप ये जो पीडीएफ है इनको प्रिंट कर सकते हैं बट आप इनसे टेक्स्ट कॉपी नहीं कर सकते. हमारे पायरेसी कंसर्न्स की वजह से जो परमिशन है हमने उसको क्लोज किया हुआ है. तो आप यहाँ पर जो टेक्स्ट हैं उनको कॉपी नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रिंट निकाल सकते हैं. प्रिंट परमिशन डिजेबल्ड है लेकिन आप टेक्स्ट कॉपी नहीं कर सकते. ओके, ऑलराइट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आज की क्लास में प्लीज अपना पेन निकाल लीजिए, अपने साथ एक नोटबुक रखिए. हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है साइटो
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. ओके, दिस इज टॉपिक अंडर यूनिट 2 ऑफ योर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सिलेबस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझा देती हूँ ताकि आपका सारा कंफ्यूजन इससे जो संबंधित है वो क्लियर हो जाएगा और ऑन स्पॉट चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगी. ओके, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस. ओके, सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी से कहते हैं. ये सारे वन एंड द सेम थिंग है. ओके, ऑलराइट, आपके सिलेबस में लिखा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है बट दिस इज वन एंड द सेम थिंग. ओके, तो आप एक बात समझिए कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक्चुअली में या तो आप उसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कह लें या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नॉन क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कह लें, ये वो इनहेरिटेंस है या आप कह सकते हैं कि ये वो प्रक्रिया है जिसमें हम जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसफर न्यूक्लियर क्रोमोसोम से नहीं हुआ है. ठीक है, आपको पता है आपके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है. ठीक है, आपके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम से डेफिनेटली डीएनए है, तो राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपने इनहेरिट किया है, ऐसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन या ऐसी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो आपने इनहेरिट की है लेकिन न्यूक्लियर क्रोमोसोम से नहीं. ठीक है, न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स के अलावा जो साइटोप्लाज्मिक आपके क्रोमोसोम्स है उनसे जो आपने इनहेरिट किए हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन या हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, वो आपके साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का पार्ट है. आपको थोड़ा सा समझ में आया? आप अगर एक सेल के लेवल पे बात करो, अगर हम एक सेल के लेवल के बारे में बात करें तो सेल में न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करें तो अगर आप यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस के बाहर का रीजन, दिस इज साइटोप्लाज्म, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए मिलेगा और आपको क्लोरोप्लास्ट भी देखने के लिए मिलेगा. सो बेसिकली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हम यही दोनों चीजें पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस एंड क्लोरो इनहेरिटेंस फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट. समझ में आया आपको? एक बार और सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगी. आपका जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है इसमें हम वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को पढ़ते हैं या ट्रांसफर को पढ़ते हैं जो कि नॉन न्यूक्लियर क्रोमोसोम से आपको प्राप्त हुई है. ठीक है, एक ऐसा क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट था, नॉट इन विद इन द न्यूक्लियस. आपको समझ में आया? ओके, ऑलराइट. सो इफ वी टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मैं आपको समझाती हूँ ताकि ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. सो इफ वी टॉक अबाउट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, अगर आप टाइप के बारे में बात करते हो तो बेसिकली ये दो टाइप की हैं, मेजॉरिटी अगर हम बात करें. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ठीक है, एंड द क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस, क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस. बिकॉज हमको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए है, इसीलिए हम इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स कहते हैं. एंड माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही हमको सेल के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं. राइट, क्या ये विद इन द न्यूक्लियस है? नहीं, ये विद इन द न्यूक्लियस नहीं है, हमको सेल के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं. ओके, तो क्योंकि हमको सेल के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं और ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन में रोल प्ले कर रहे हैं, हम इसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का नाम देते हैं. तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बेसिकली दो प्रकार का है, द माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस एंड द क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस. आपको समझ में आया? ठीक है, तो ऐसा इनहेरिटेंस जो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रियल, और यदि क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से हो रहा है तो क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस. समझ में आया आपको ये बहुत अच्छी तरीके से? अब देखिए मोड्स अलग अलग होते हैं. ये क्या है? दीज आर द टाइप्स. These are the types of cytoplasmic inheritance, basically mitochondrial and chloroplast. ठीक है, लेकिन यदि आप मोड्स के बारे में बात करें तो देखो मैं आपको एक जिस्ट दे रही हूँ इस पूरी क्लास का कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि अगर मैं आपको एकदम से सारी चीजें पढ़ाऊंगी तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से समझिए. ठीक है, अब हम यदि मोड्स के बारे में बात करते हैं ना तो वो बेसिकली 3 टाइप्स के हैं. ठीक है, यूनिपेरेंटल, बाइपेरेंटल एंड दूसरा आपका एक वेजिटेटिव टाइप आपको मिलेगा.
ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द मोड्स, आप समझिए यूनिपेरेंटल है तो यूनिपेरेंटल में एक ही पेरेंट जो है उनसे इनहेरिटेंस जो है वो ट्रांसफर होगी। बाई पेरेंटल में दोनों पेरेंट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वेजिटेटिव अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा, कितना पोर्शन एक पेरेंट से होगा ये कोई फिक्स नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसको हम बहुत अच्छे से अभी पढ़ेंगे तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। ओके, चलिए, तो आई बिलीव हमको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। दिस वॉज द जिस्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस या वो ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो न्यूक्लियस के बाहर से हुआ है। न्यूक्लियस के बाहर है साइटोप्लाज्म, और ये दो प्रकार का होता है मुख्यतः। नंबर वन द माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस एंड नंबर टू द क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस। ओके, प्लास्टिड के अंदर हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं। सो इनहेरिटेंस फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट इज व्हाट कम्स अंडर प्लास्टिड इनहेरिटेंस। समझ में आया आपको ये? सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इज द transmission of hereditary information through genetic material which is located outside the nuclear chromosome, जिसे इन सभी नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर जेनेटिक सिस्टम्स अभी हमने बात की दो ही है मेजरली, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, क्योंकि इनके पास अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इसलिए हम इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? Okay, so the most important concept that I want all to take with yourself from this slide is that देखिए जो न्यूक्लियर जीन्स है they lead to chromosome based inheritance, लेकिन जो ऑर्गेनेल है या जो साइटोप्लाज्मिक जीनोम्स है they lead to extra chromosomal inheritance और साइटोप्लाज्मिक inheritance. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है इसको हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है मैम, इसे हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं? ओके, तो अगर हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में बात करें, सो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स, द सेग्रीगेशन एंड द असॉर्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक एलिमेंट्स की, जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है वो किस पर बेस्ड है? न्यूक्लियर क्रोमोसोम पे बेस्ड है। इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके नॉन मेंडेलियन कैरेक्टर्स की, मेंडेलियन जो इनहेरिटेंस है वो न्यूक्लियर क्रोमोसोम पर एस्टैब्लिश्ड है या बेस्ड है, राइट? बट यदि हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे तो इट इज बेस्ड ऑन नॉन न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स, आप ऐसे समझ सकते हैं, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स। ठीक है, ऐसा क्रोमोसोम जो आपके न्यूक्लियस के बाहर पाया जा रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर पाया जा रहा है वो कहां? बेसिकली दो स्थानों पे मिलेगा आपको, एक तो आपको आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा आपका क्लोरोप्लास्ट। आपको समझ में आया? सो इफ यू टॉक अबाउट द, तो इसीलिए हम इसे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कह रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं, ये जो कैरेक्टर्स हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक एलिमेंट्स, अगर हम साइटोप्लाज्मिक क्रोमोसोम्स के बारे में बात करें या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में बात करें, तो याद रखें that they are present in multiple copies, they are distributed throughout the cytoplasm, they may not undergo Mendelian segregation, Mendelian segregation ratios को भी ये follow नहीं करते, but they can be frequently transmitted from only one parent and they can undergo random distribution during cell division. कोई fixed distribution जैसे Mendelian inheritance में आपको देखने के लिए मिलता है, तो उस fixed distribution हो सकता है आपको देखने के लिए ना मिले, random distribution cell division के दौरान हमको मेंडेलियन नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में देखने के लिए मिलता है। ओके, समझ में आया आपको? तो अगर हम नॉन मेंडेलियन के बारे में बात करें तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसका जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स में तो हम मेंडल का नाम पढ़ते हैं, तो अगर नॉन मेंडेलियन है मतलब जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? बट न्यूक्लियर क्रोमोसोम से इसका कोई संबंध नहीं है, या ये मेंडेलियन सेग्रीगेशन के लॉज को फॉलो नहीं करता। ये एक सिंपल एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन है इसका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं and let us talk about the historical background. So if we talk about the concept of extra chromosomal inheritance या cytoplasmic inheritance, अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, या सबसे पहले किसने इसको स्टडी किया, कहां पर स्टडी किया, सो आपको 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जलापा याद रखना है। दिस इज द साइंटिफिक नेम of 4 o'clock plant. Okay, all right, so if we talk about the contribution, the major contribution, ये जो phenomenon है इसको सबसे पहले स्टडी किया कार्ल कॉरेंस ने while he was studying the leaf coloration in mirabilis jalpa. ठीक है, तो उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट में, दैट जो इनहेरिटेंस पैटर्न है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके न्यूक्लियर मेंडेलियन इनहेरिटेंस लॉज है या रेशियोज है उनसे एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल हो रहा था।
ठीक है। जो ओवरऑल रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा था मिराबिलिस जलापा प्लांट में, वो ये देखने के लिए मिल रहा था कि जो फिनोटाइप है, किसका फिनोटाइप, जो प्रोजेनी का फिनोटाइप है, जो प्रोजेनी का फिनोटाइप है वो स्ट्रांगली किसकी वजह से आ रहा था, बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटरनल प्लांट। ओके, तो जब ही वॉज स्टडिंग, व्हेन कार्ल कॉरेंस वॉज स्टडिंग मिराबिलिस जलापा, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के पैटर्न्स हैं उनसे ये जो प्रोजेनी है इसको एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल हो रहा था, राइट। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ लैग करा है, क्यों, क्योंकि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्रोजेनी का फिनोटाइप निकल कर आ रहा था वो बहुत स्ट्रांगली किस पर डिपेंडेंट था, ऑन द साइटोप्लाज्मिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटरनल प्लांट। ठीक है, ऑलराइट, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये मिराबिलिस जलापा का कंडीशन हम एक बार समझ लेते हैं तो आपको शायद बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, तो ये 4 o'clock प्लांट की अगर आप बात करते हैं ना, तो 4 o'clock प्लांट में अलग अलग टाइप के ब्रांचेस होते हैं। कुछ ब्रांचेस जो है वो ग्रीन होते हैं, कुछ ब्रांचेस जो है वो व्हाइट आपको देखने के लिए मिलेंगे, और कुछ ब्रांचेस जो है वो वेरिएगेटेड आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनको हम मोजाइक ब्रांचेस भी कहते हैं। ठीक है, मोजाइक इज मिक्सचर ऑफ बोथ ग्रीन एंड व्हाइट। ठीक है, तो हमको मोजाइक ब्रांचेस भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा था, इस ये जो 4 o'clock प्लांट है इसमें देखने के लिए क्या मिला वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको जस्ट अ सेकेंड, दिस इज द मेल पेरेंट, ओके, दिस इज द फीमेल पेरेंट। यहाँ पे जो बात करेंगे वो मेल पेरेंट, वो फीमेल पेरेंट, एंड देन द प्रोजेनी। ठीक है, अब इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो सकें। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा था कि व्हेन द मेल पेरेंट वाज वाइट, मेल पेरेंट जो था वो अगर वाइट था, और फीमेल पेरेंट जो थी वो क्या थी, ग्रीन ब्रांच। आप एक बात समझ लीजिए कि जो ग्रीन ब्रांच पे फ्लावर्स हो रहे थे दे वर ग्रीन इन कलर, जो व्हाइट में हो रहे थे वो व्हाइट इन कलर थे। तो मेल पेरेंट अगर व्हाइट था और फीमेल पेरेंट जो थी वो ग्रीन थी, तो प्रोजेनी का जो फिनोटाइप देखने के लिए मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, ग्रीन। आपको समझ में आया। इसी तरह जब मेल जो था वो ग्रीन था, बट आपका जो फीमेल था वो वाइट अगर फिनोटाइप शो कर रही थी, तो प्रोजेनी का कलर भी क्या देखने के लिए मिला इस प्लांट में, वाइट देखने के लिए ही मिला। ओके, तो इस ये जो प्रोजेनी में हमने फिनोटाइप देखा, उस फिनोटाइप ने क्या एक्सप्लेन कर दिया, दैट द फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द मैटरनल प्लांट। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है वो डेफिनेटली एग से मिलता है, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द मैटरनल प्लांट, साइटोप्लाज्मिक कंट्रीब्यूशन जो था वो मैटरनल साइड का था या मैटरनल पेरेंट का था। ठीक है, और प्रोजेनी का जो कलर था वो भी किस पे स्ट्रांगली डिपेंडेंट आ रहा था, आपके फीमेल पेरेंट पर डिपेंडेंट, फीमेल पेरेंट के फिनोटाइप पे डिपेंडेंट था बहुत ज्यादा, राइट। तो इससे ये समझ में आया दैट आपकी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अलावा भी यानी साइटोप्लाज्म में भी कुछ ऐसा मौजूद है जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर पा रहा है। देयर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये यहाँ से समझ में आ गया। आपको समझ में आया क्या थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, मैं एक बार और फिर एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे मैंने आपको बस एक इंसाइट दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आपको इतना याद रखना है कि कार्ल कॉरेंस जो थे वो मिराबिलिस जलापा पे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ये समझा कि सिर्फ मेंडेलियन कैरेक्टर्स या मेंडेलियन रेशियोज पर अगर इस जो प्रोजेनी है उसका फिनोटाइप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो देयर वाज समथिंग लैगिंग बिहाइंड। और जितने भी आपकी प्रोजेनी के फिनोटाइप थे वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फादर्स फिनोटाइप, वो स्ट्रांगली मदर के फिनोटाइप पे डिपेंडेंट थे। अब मैं अब और सिंपल वर्ड्स में अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, तो जो मेल था ना, मेल वाइट भी हो सकता था, ग्रीन या आपका मोजाइक। ठीक है, तो मेल कुछ भी है, लेकिन जो फीमेल का फिनोटाइप है वही फिनोटाइप प्रोजेनी में दिखाई दिया। ठीक है, इसीलिए यहां से ये अंडरस्टैंडिंग मिली कार्ल कॉरेंस को कि देयर वाज समथिंग व्हिच वाज आउटसाइड द न्यूक्लियस जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता था। ओके, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं and let us understand the cytoplasmic genetic factors। अभी तक हमने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के टाइप देख लिए जो माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट पर बेस्ड हो सकते हैं। इसके बाद हमने हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखा एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के कॉन्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं, राइट। सो नंबर 1 इज माइटोकॉन्ड्रिया, अभी हमने बात की थी, द क्लोरोप्लास्ट, राइट, प्लाज्मिड्स एंड द एंडो सिम्बियॉन्ट्स। इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे
ठीक है, आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो टुवर्ड्स द एंड क्लियर होगा। अगर आपको यहाँ पर पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये लग रहा है तो डोंट वरी, टुवर्ड्स द एंड अगर कंफ्यूजिंग लगेगा तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा जेनेटिक्स वाला पार्ट है, इसलिए हो सकता है कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th और 12th में हम जो जेनेटिक्स वाले पोर्शन पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं किया हुआ होता, तो उनको यहाँ पर समझने में या अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप प्लीज पहले अपनी 11th और 12th की बायोलॉजी बुक्स स्पेसिफिकली जेनेटिक्स वाला पार्ट रिविजिट कीजिए, ताकि कोर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो, ये चीजें आपको अपने आप समझ आएंगी फिर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, जो आपके साइटोप्लाज्म में मिलता है, इसमें हमको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखने के लिए मिलता है, ये हम पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इफ वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है एंड इट आल्सो हेल्प इन द माइटोकॉन्ड्रियल ट्रेट्स इफ वी टॉक अबाउट दिस जेनेटिक मटेरियल, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड, हमको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट डीएनए या प्लास्टिड डीएनए देखने के लिए मिलता है एंड इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लास्टिड फंक्शंस। इफ वी टॉक अबाउट प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड में हमको डीएनए देखने के लिए मिलता है एंड दिस इज द एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बैक्टीरिया। ये हमको पता है प्लाज्मिड, अगर हम सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में बात करें जो हमको बैक्टीरिया में मिलता है, व्हिच इज व्हाट वी कॉल एज अ प्लाज्मिड, राइट। सो ये आपके बैक्टीरियल लाइफ साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एंडोसिम्बियॉन्ट्स, ठीक है, सो एंडोसिम्बियॉन्ट जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे एसोसिएटेड जेनेटिक मटेरियल जो है, वो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक जेनेटिक सोर्स का रोल प्ले करता है और ये डायरेक्टली होस्ट का फिनोटाइप इफेक्ट कर देते हैं। आपको समझ में आया? ऐसे सिम्बियोन्ट जो विद इन द सेल, आप समझिए द जेनेटिक मटेरियल विच इज एसोसिएटेड विद द इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल एसोसिएटेड है इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म से, इट कैन डेफिनेटली इन्फ्लुएंस द होस्ट फिनोटाइप। ओके, सो दैट वाज अबाउट द जेनेटिक फैक्टर्स। अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ले जाने वाली है, जो आप मैं चाहती हूँ आप समझे, इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हमको इस पर ही पूरा काम करना है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अब जब पढ़ रहे हैं, सो दीज टू आर ऑफ utmost importance, right? Mitochondria and chloroplast, right? Now if we talk about the mitochondrial inheritance, हमको पता है, हमने बहुत बहुत बार पढ़ चुका है कि माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो मेटर्नल साइड से हमको मिलता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले भी मेरी क्लासेस सुनी है तो हम ये पढ़ चुके हैं, राइट। इफ वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, हमको पता है दैट दे आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। व्हाई? बिकॉज दे possess देयर ओन जीनोम, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का जीनोम है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं, राइट। Now we talk about the mitochondrial genomes. They are DNA based. Okay, they are independently replicated within mitochondria and they are present in multiple copies. Do try to make a note of it. अगर हम mitochondrial genome के बारे में बात करते हैं, they are DNA based, they are independently replicated within the mitochondria itself and they are present in multiple copies and they are distinct from nuclear chromosomes, right? And if we talk about the mitochondrial DNA, we know that we inherit it from our mother parent, ठीक है, या आप इसे maternally inherit करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, इस बात को भी ध्यान से समझिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हम स्पेसिफिकली अपने मदर पेरेंट जो होते हैं हमारे, या जो मेटर्नल पेरेंट है, उनसे इनहेरिट कर रहे हैं? ऐसा इसलिए बिकॉज द एग, अभी मैंने ये बात कही थी, बिकॉज द एग कॉन्ट्रीब्यूट्स द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ साइटोप्लाज्म टू द जाइगोट, whereas the paternal mitochondrial contribution normally does not persist as the inherited mitochondrial population। अगर आप इसे सिंपल शब्दों में समझे तो जो एग है वो मोर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करता है जाइगोट में। आपको पता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो जाइगोट में मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन जो आपके फीमेल पेरेंट से आ रहा है वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म ही है। ओके, so if we talk about mitochondrial DNA is independently replicated within the mitochondria itself, number one. Number two, it is there, it is found in multiple copies, and number three, it is different from that of nuclear chromosome. And one very important point, that we inherit the mitochondrial DNA from our maternal parent। ये बात समझ में आई आपको? क्यों ऐसा? Because egg जो है वो more dominantly contribute करता है आपके साइटोप्लाज्म ज्यादा अमाउंट में किस तक पहुंच रहा है, जाइगोट तक, वाया द
मैटरनल पेरेंट। आई होप ये समझ में आया है आपको, ठीक है। चलिए अब हम अगर इसे सिंपल शब्दों में समझें, बहुत आसान भाषा में समझें, तो मदर का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो डॉटर के पास पहुंचा, फिर डॉटर का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो ग्रैंड डॉटर के पास पहुंचा, और इसी तरह ये पैटर्न जो है वो चलता रहेगा, राइट। इसी ही हम कहते हैं मैटरनल लीनिएज पैटर्न। तो अगर आपको आपके पास डॉटर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है तो आप उसकी मदर को ट्रेस कर सकते हो या उसके मैटरनल लीनिएज को ट्रेस कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में मतलब वो जेनेटिक मटेरियल या वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कौन ट्रांसफर करेगा, आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस एंड क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस ये दोनों ही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के टाइप है। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना, ये न्यूक्लियस के बाहर आपके साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो इनहेरिटेंस जो इनसे हो रही है, इट इज देयर अंडर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। समझ में आया। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था, वैसे ही साइटोप्लाज्म में हमें क्लोरोप्लास्ट, आई एम सॉरी, आई यूज साइटोप्लाज्म, इट इज क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रिया में हमको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिला, यहाँ पे हमको क्लोरोप्लास्ट डीएनए यानी सीपीडीएनए मिलेगा, सीपीडीएनए विच इज नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ओके, ऑलराइट। अब कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए में प्रेजेंट जीन्स जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, इस बात को ध्यान से समझे। नंबर वन, द डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, फोटोसिंथेसिस को, पिगमेंटेशन को एंड लीफ कलरेशन को, ठीक है। तो नॉट ओनली दिस बट मेजॉरिटी, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी ऑफ जो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये कौन कंट्रोल करता है, द जीन्स विच आर देयर इन द क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ओके, ऑलराइट। अगेन द एग्जांपल इज द मिरापिलिस जलापा, जो अभी हमने बात की थी। अब इस बात को यहाँ ध्यान से देखिए, ये 4 o'clock प्लांट है ना। अभी हमने बात की कि जो 4 o'clock प्लांट है मिराबिलिस जलापा, हम क्या देख रहे थे कि आपका जो मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेल पेरेंट जो है वो पेल ग्रीन लीव्ड प्लांट था, ठीक है। पेल ग्रीन मतलब आप व्हाइट समझ लो यहाँ पे, है ना। जो मेल था वो क्या था भाई, व्हाइट या पेल ग्रीन आप समझ लो, ठीक है। जो फीमेल प्लांट थी, फीमेल अगर आप फिनोटाइप की बात करो तो फीमेल जो थी वो ग्रीन लीव्ड प्लांट थी, है ना, ठीक है। तो आपका जो प्रोजेनी है वो कैसा आया, आपका प्रोजेनी डार्क ग्रीन, जैसा फीमेल था वैसे ही आपका प्रोजेनी आया, ये समझ F1 जनरेशन में, ठीक है। अब ये दूसरा केस क्या हुआ, दूसरा केस में जो मेल था, मेल डार्क ग्रीन था, मेल जो था वो डार्क ग्रीन था, और फीमेल जो थी वो पेल ग्रीन थी या व्हाइट आप समझ लो, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो प्रोजेनी आई वो कैसी आई, जैसे फीमेल फिनोटाइप में थी, पेल ग्रीन। आपको समझ में आया। तो यहां से ये समझ में आया कि स्पेसिफिकली अगर जो आप प्रोजेनी का जो फिनोटाइप निकल कर आ रहा है, जो प्रोजेनी का फिनोटाइप निकल कर आ रहा है, इट इज, जस्ट अ सेकेंड, फिनोटाइप जो निकल कर आ रहा है, इट इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द मदर और द मेटरनल पेरेंट। आपको समझ में आया, क्योंकि अगर हम फादर पेरेंट के बारे में बात करें या मेल पेरेंट के बारे में बात करें, तो मेल पेरेंट व्हाइट है तो आपको प्रोजेनी व्हाइट दिख रही है क्या, नहीं। मेल पेरेंट एक बार ग्रीन भी हो गया तो क्या प्रोजेनी ग्रीन दिख रही है, नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द इट एक्चुअली, इट वाज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फीमेल पेरेंट। आपको समझ में आया। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट दिस एग्जांपल ऑफ मिराबिलिस जलापा, जिसमें हम लीफ कलरेशन या वेरिएगेशन को पढ़ रहे थे, ओके, इट इज द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिड इनहेरिटेंस, ठीक है। जो आपको जो फाइनल प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग में जो फिनोटाइप देखने के लिए मिला, इट वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लास्टिड कॉम्पोजिशन कंट्रीब्यूटेड बाय द मेटरनल पेरेंट। और अभी हमने बात की है कि साइटोप्लाज्म मोस्टली कौन कंट्रीब्यूट करता है, मेटरनल पेरेंट। समझ में आया आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा लॉजिक समझना है कि अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को, तो वो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है। क्लोरोप्लास्ट अगर है, क्लोरोप्लास्ट अगर इफेक्ट कर रहा है आपके जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है, तो वो क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस का हिस्सा है। आपको समझ में आई ये दोनों चीजें, राइट। एंड दीज बोथ आर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब मोड्स की बात करते हैं। मोड्स कैसे कैसे आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस हो सकता है। टाइप तो हमने पढ़ लिए, या तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा या तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। हमने प्लास्टिड का भी
एग्जाम्पल पढ़ा था, एंडोसिम्बियॉन्ट्स का भी एग्जाम्पल पढ़ा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो दो है, आपके माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस एंड क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस, राइट। अब मोड्स की कैसे होता है, ठीक है, इनहेरिटेंस तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा या क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, बट कैसे होगा, राइट। तो देर आर 3 केसेस जो हमने पढ़े थे पहले भी। द यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, तो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस में क्या होगा, दैट द जेनेटिक मटेरियल विल बी predominantly transmitted by only one parent. uni means one, uniparental, one parental inheritance, आप ऐसे याद रखो, ठीक है। तो वो वन पेरेंट ऐसा नहीं है कि आपकी मदर ही हो सकती है, इट कैन बी मेटर्नल, इट कैन बी पेटर्नल, आपके फादर मेल पेरेंट भी हो सकते हैं, फीमेल पेरेंट भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन जब सिर्फ एक पेरेंट, जो एक पेरेंट है, क्या वो पेरेंट मेटर्नल भी हो सकते हैं, पेटर्नल भी हो सकते हैं, तो व्हेन द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसमिटेड प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम ओनली वन पेरेंट, हम उसे यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे द ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, हमको पता है कि हमारा जो एम्प्टी डीएनए है या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, वो हम इनहेरिट करते हैं किससे, अपने मेटर्नल साइड से, है ना। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। क्या हमको हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो हमारे फादर से मिल रहा है, नहीं, वो हमें ओनली हमारे मेटर्नल, हम उसे ओनली मेटर्नली इनहेरिट करें, इसीलिए जो मेटर्नल लीनेज वाले केसेस होते हैं हम उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस करते हैं, राइट। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि एग जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर साइटोप्लाज्म टू द जाइगोट देन द स्पर्म, ठीक है, ऑलराइट। और इसीलिए एंड द माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर इन द साइटोप्लाज्म, so we inherit our mitochondrial DNA via our mother or the maternal parent, not the paternal one, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेरेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कौन है, मदर, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब दूसरा क्या है, द बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस, जहां पे दोनों पेरेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। एग्जांपल यहाँ पे पेलार्गोनियम का है, आप देख सकते हैं अपने सामने भी एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए कि ये इफ यू टॉक अबाउट बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस, यहाँ पे दोनों जो पेरेंट हैं वो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। बट इफ वी टॉक अबाउट द बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस जो है इट इज द लीस्ट कॉमन मेथड, लीस्ट कॉमन, आप समझ रहे हैं, सबसे कम देखी जाती है जो लीस्ट कॉमन मेथड इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये तो हम मोड्स पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे कम तरीका या सबसे ऐसा तरीका जिससे सबसे कम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखा जाता है, वो आपकी बाय पेरेंटल इनहेरिटेंस है, आपको याद रखना है, ओके, ऑलराइट। तो सिंपल जो मदर टू आपके ऑफस्प्रिंग पैटर्न है, उसके अलावा भी अगर हम देखते हैं पेलार्गोनियम में, तो उसमें हमको मिक्स्ड इनहेरिटेंस देखने के लिए मिलता है, ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपके मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट का दोनों का कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है, राइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन ओव्यूल्स दिख रहे हैं आपको, ग्रीन ओव्यूल्स, यहाँ पे व्हाइट ओव्यूल्स, ठीक है, जिनको फर्टिलाइज किया गया विद ग्रीन पॉलेंस एंड व्हाइट पॉलेंस, ठीक है। और यहाँ पे जो हमको ऑफस्प्रिंग मिल रही है वो ग्रीन, वेरिएगेटेड एंड व्हाइट तीनों मिल रही है, बट यहाँ पे सिर्फ ग्रीन और व्हाइट ओव्यूल थे, राइट। तो आपको यहाँ पे सिंपल सी बात ये समझनी है कि जब दोनों पेरेंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग इनहेरिट करता है हेरिडिटरी मटेरियल को, सो इट इज देयर इन अंडर बाय पेरेंटल। बट वो हम अगर हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करें तो बाय पेरेंटल इनहेरिटेंस सबसे कम आप कह सकते हो इस्तेमाल होने वाला तरीका है, समझ में आया आपको, ठीक है। और इसके लिए आपको पेलार्गोनियम याद रखना है, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल, इसलिए इसे कोट कर रही हूँ। दी अदर वन इज वेजिटेटिव सेग्रीगेशन, जो मैंने आपको बिगिनिंग में बता दिया था, यहाँ पे रेशियो फिक्स नहीं होता, ध्यान से समझिए, क्योंकि ऑर्गेनल्स जो है वो अनइक्वली या रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बाय पेरेंटल में दोनों पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करें, यूनिपेरेंटल में कोई भी एक पेरेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, वेजिटेटिव सेग्रीगेशन जो हो रहा है उसमें जो ऑर्गेनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज अनइक्वल और इट इज रैंडम, कोई फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, जब सेल डिवीजन हुआ, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ऑलराइट। सेल डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, वो आपको नहीं पता ना कि अगर आपके पास दो डॉटर सेल्स हैं तो किसके पास कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल जा रहा है आपको नहीं पता, राइट, क्योंकि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप कह सकते हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, राइट। तो जो दो अलग अलग डॉटर सेल्स हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, उनके पास अलग अलग ऑर्गेनल्स जो है वो आ सकते हैं, कैसे, हम यहाँ देखते हैं। पेरेंट सेल जो है, ध्यान से समझिएगा, पेरेंट सेल के पास नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया भी है और म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रिया भी है,
होमोप्लाज्मी हीट्रोप्लाज्मी वाली बात, ठीक है। तो जो पेरेंट सेल है उनके पास नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया भी है और म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और ये हो क्या रहा है, सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हुआ तो दो डॉटर सेल्स बनी, डॉटर सेल ए, डॉटर सेल बी, ठीक है। तो डॉटर सेल ए जो है उसके पास मोस्टली नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, और डॉटर सेल जो बी बनी उसके पास प्रीडोमिनेटली म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा भी दूसरे कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको क्या समझ में आया कि अलग अलग प्रकार के सेल्यूलर फिनोटाइप्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होगा, या आप कह सकते हो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेग्रीगेशन और साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब बात कर लेते हैं हीट्रोप्लाज्मी और होमोप्लाज्मी की। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया अभी कहा म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऐसा हो क्यों रहा है, म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ हीट्रोप्लाज्मी और होमोप्लाज्मी। ये आप मुझे बताएंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें अलग अलग फिनोटाइप्स क्यों देखे जाते हैं, हीट्रोप्लाज्मी की वजह से या होमोप्लाज्मी। हीट्रोप्लाज्मी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, राइट, दैट कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स विद इन द सेम सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। अलग अलग प्रकार के माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स आपको एक ही सेल या टिश्यू या ऑर्गेनिज्म के अंदर जब देखने के लिए मिलते हैं तो हम उसे हीट्रोप्लाज्मी कहते हैं, जिसमें आपको नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के साथ म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन होमोप्लाज्मी जो है वहां पर सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा, एक सेल में, टिश्यू में या ऑर्गेनिज्म में, राइट। तो अगर हीट्रोप्लाज्मी है तो रैंडम सेग्रीगेशन हो सकता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस आपको डॉटर सेल में देखने के लिए मिल सकते हैं, अभी हमने बात की है। समझ में आया आपको ये? तो अब मुझे आप ये आंसर करेंगे कि अगर हम बात करें हैं वेजिटेटिव सेग्रीगेशन की, तो वो किस केस में देखने के लिए मिलेगी, हीट्रोप्लाज्मी में या होमोप्लाज्मी में। हीट्रोप्लाज्मी में क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो है वो अलग अलग फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल सकता है विद इन द सेम सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन होमोप्लाज्मी में एक ही टाइप का माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो वेजिटेटिव सेग्रीगेशन है वो आपको किस टाइप में देखने के लिए मिल सकता है, हीट्रोप्लाज्मी कंडीशन में या होमोप्लाज्मी में, ठीक है। चलिए अब मिराबिलिस जालापा को हम इतने बार पढ़ चुके हैं, एक बार और हम उसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से रिविजिट कर लें, ठीक है। तो जो प्लांट की ब्रांचेस हैं वो ग्रीन भी हो सकती हैं, व्हाइट या वेरिएगेटेड, जिसको आप मोजाइक कह सकते हैं, ग्रीन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन जो प्रोजेनी आएगी, जो प्रोजेनी आ रही थी इस एक्सपेरिमेंट में, वो हर बार अगर आपका मेटरनल पेरेंट ग्रीन था, मैं यहाँ पे सिर्फ जी लिख रही हूँ, तो आपकी प्रोजेनी भी ग्रीन आई, है ना। अगर आपका फादर जो है वो व्हाइट या वेरिएगेटेड कलर भी शो कर रहे थे तो भी आपका जो प्रोजेनी है वो ग्रीन आई, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो मदर थी या मैटरनल पेरेंट थे, अगर वो व्हाइट आप देख कलर का फ्लावर था, और जो आपके पेटर्नल पेरेंट थे वो अगर ग्रीन या वेरिएगेटेड जो भी थे, तो भी आपका जो प्रोजेनी है वो क्या आया, व्हाइट कलर फ्लावर ही आया, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये बता दिया कि जो मेटरनल कैरेक्टर है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ पर, राइट। सो द प्लास्टिड पॉपुलेशन इन द मेटरनल साइटोप्लाज्म इन्फ्लुएंसेस द फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी, एंड इसीलिए जिस जो फिनोटाइप हमको मेटरनल पेरेंट में देखने के लिए मिल रहा वही प्रोजेनी में भी देखने के लिए मिला, राइट। सो यहां से समझ में आया दैट इनहेरिटेंस जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भी हो सकती है, न्यूक्लियस के बाहर भी कुछ ऐसा है जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में मददगार है, राइट। सो दिस लेड टू द रिकॉग्निशन दैट इनहेरिटेंस कैन इन्वॉल्व प्लास्टिड जीनोम्स रेदर देन एक्सक्लूसिवली न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड इनहेरिटेंस का एक क्लासिक एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा, आपको याद रखना है 4 o'clock प्लांट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पेलार्गोनियम की, तो इससे हमने अभी बाइपेरेंटल प्लास्टिड इनहेरिटेंस को समझा था, ठीक है, जहां पर अभी हमने जो मिराबिलिस जालापा का केस देखा था वहां पे मैटरनल इनहेरिटेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है, राइट। लेकिन जो प्लास्टिड्स हैं वो डिफरेंट पैटर्नल सोर्सेस से भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी देखने के लिए समझ आपको मिल सकता है। और वही हमने पेलार्गोनियम के केस में देखा जहां पे बाई पेरेंटल प्लास्टिड इनहेरिटेंस था, यानी दोनों मेटर्नल और पेटर्नल पेरेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे इन द प्रोजेनीज फिनोटाइप, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द साइटोप्लाज्मिक एंडोसिम्बियॉन्ट्स, ठीक है। अब देखिए जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, ठीक है, वो पूरी की पूरी इस कंडीशन से देखने के लिए नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे कि आपके पैरामीशियम ड्रोसोफिला की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, वो साइटोप्लाज्मिक एंटिटीज जो कि न्यूक्लियर क्रोमोसोम से बाहर थी उनसे एसोसिएटेड मिली, ओके, ऑलराइट। सो ये दिस इज समथिंग विच इज वेरी
लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस फैक्टर को हमको उतना पढ़ना भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए था, हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो इंट्रासेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी होस्ट के फिनोटाइप को इफेक्ट कर सकते हैं और ट्रांसमिट हो सकते हैं साइटोप्लाज्म के द्वारा, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म में मौजूद इंट्रासेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी होस्ट का फिनोटाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं या इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको समझाया गया था, ठीक है। चलिए, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में मदद मिलती है, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है वो मैं आपको यहाँ पे क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये पूछा गया है ना सिमिलर एग्जामिनेशन, ठीक है, जहाँ पे ये कोर्स का हिस्सा था वहां पर, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, जो ऐसे मेल्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की, तो स्टेरिलिटी का क्या मतलब हुआ, आप अगर समझना चाहें तो जो मेल है वो स्टेराइल मेल है। स्टेराइल का मतलब होना क्या होता है, अगर आप स्टेराइल के बारे में बात करो तो इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, स्टेरिलिटी का मतलब नॉन रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर हम सीएमएस के बारे में बात करें, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में बाबात करें, तो ये सिंपली आपको ये समझाता है कि आपके जो माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक फैक्टर्स हैं, अगर वो ऐसे हैं जो मेल स्टेरिलिटी को प्रमोट करते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्शन को प्रमोट नहीं करते, तो भी जो प्लांट है वो फीमेल रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में, या नॉन फंक्शनल पॉलेंस प्रोड्यूस कर सकता है, पॉलेंस रहेंगे बट नॉन फंक्शनल रहेंगे, राइट। और क्योंकि पॉलेंस रहेंगे बट नॉन फंक्शनल रहेंगे और फीमेल प्रोडक्शन हो सकता है, इसलिए जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है वो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में मददगार होती है। आपको समझ में आया क्या हो रहा है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में। आप सिर्फ इतना समझिए कि जो प्लांट है, प्लांट में जो सेल्स हैं, सेल्स में मौजूद जो साइटोप्लाज्म है, राइट, जो माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक फैक्टर्स हैं, दे डू नॉट व्हाट आई कैन से, दे डू नॉट सपोर्ट मेल रिप्रोडक्शन, ऐसे समझ लीजिए आप, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द मेल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बट सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट। अगर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पाई गई, उसके बावजूद जो प्लांट है वो फीमेल रिप्रोडक्शन कर सकता है, नॉन फंक्शनल या बहुत कम अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स जो उनको प्रोड्यूस कर सकता है, और क्योंकि ये कर सकता है इसीलिए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है आपका सीएमएस, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ओके, आपको समझ में आया। So, if we talk about CMS, that is cytoplasmic male sterility, okay, it is associated with mitochondrial cytoplasmic inheritance और ये हाइब्रिड ब्रीडिंग में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ओके। चलिए अब बात करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वर्सेस क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। आप समझ लीजिए साइटोप्लाज्मिक वर्सेस क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनल्स के माध्यम से होगी, क्रोमोसोमल न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स के माध्यम से। मेजर डीएनए अगर आप बात करें तो क्लोरोप्लास्ट डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, लेकिन यहाँ पे आपको न्यूक्लियर डीएनए देखने के लिए मिलेगा। क्लासिकल पैटर्न्स या प्रिंसिपल्स जो है वो नॉन मेंडेलियन होंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल में मेंडेलियन होंगे। पेरेंट कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल में ऑफन जो है वो वन पेरेंटल यूनिपेरेंटल मोड होता है, बाइपेरेंटल तो बहुत कम है, हमने बात कर ली, ठीक है, बट वेजिटेटिव सेग्रीगेशन भी देखने के लिए मिल सकता है। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में दोनों पेरेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं। सेग्रीगेशन जो है वेजिटेटिव सेग्रीगेशन हो सकता है, ठीक है, बट क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में ऑर्गेनाइज मियोटिक सेग्रीगेशन देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉसेस की, तो वो डिफर कर सकती हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में, बट ये यूजुअली इक्विवेलेंट होती हैं ऑटोसोमल ट्रेट्स में, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में, राइट। मल्टीपल कॉपीज रहेंगी बट विल बी कॉमन, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे जो कॉपी नंबर है वो प्री डिफाइंड होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए जो है वो एग्जांपल्स हैं आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के, और ऑटोसोमल जीन्स जो है वो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के एग्जांपल हैं, ठीक है। मेटर्नल इनहेरिटेंस यहाँ पे बहुत कॉमन होती है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में, राइट। अब क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में एक जनरल फीचर नहीं है। एंड इफ वी टॉक अबाउट जेनेटिक सेग्रीगेशन, तो ये जो आपके कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स है वो साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिलते हैं, तो साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। एंड क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जो है वो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन है बेसिकली, राइट। सो दैट्स अबाउट अ क्विक डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वर्सेस मैटरनल इफेक्ट। ध्यान से समझिएगा,
कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है ना वो मेटरनल इफेक्ट नहीं है। आपको समझ में आया? मेटरनल इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, बट इट इज नॉट कंप्लीटली मेटरनल इफेक्ट। ठीक है, मेटरनल इफेक्ट मतलब जहां पर जो ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप है वो कंप्लीटली मदर के जीनोटाइप से डिफाइन किया जाएगा, जैसा मिराबिलिस जलापा में हुआ था, राइट। बट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, द हेरिडिटरी फैक्टर इटसेल्फ इज आउटसाइड न्यूक्लियर क्रोमोसोम। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात है कि जो हेरिडिटरी फैक्टर है वो न्यूक्लियर क्रोमोसोम से बाहर है, बस इतनी बात है। अब यूनिपेरेंटल केस में वो मदर का भी हो सकता है और फादर का भी हो सकता है। आपको समझ में आया, राइट। तो मेटरनल इफेक्ट स्पेसिफिकली मेटरनल जीन्स के अराउंड है, राइट। बट इफ वी टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है, सो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एलिमेंट्स है, चाहे वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, वो इससे इन्फ्लुएंस है, स्पेसिफिकली मेटरनल पेरेंट से इन्फ्लुएंस नहीं है। समझ में आया? अगर मेटरनल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो मेटरनल mRNA जो आरएनए है वो एम्ब्रियो को इन्फ्लुएंस करता है मेटरनल इफेक्ट में। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या क्लोरोप्लास्ट डीएनए जो है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज एन एग्जांपल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और शेल कॉइलिंग इन लिम्निया इज एन एग्जांपल ऑफ मेटरनल इफेक्ट। तो हमको इसमें ज्यादा नहीं जाना है, हमको सिर्फ इतना समझना है कि मेटरनल इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ जो ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप है वो मदर के जीनोटाइप से डिफाइन होता है। लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में यूनिपेरेंटल कंडीशन में चाहे मदर हो सकते हैं या फादर हो सकते हैं, बस बात ये है कि जो हेरिडिटरी मटेरियल है या जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो कहां से ट्रांसफर हो रही है, आउटसाइड न्यूक्लियर क्रोमोसोम। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। चलिए, let's now talk about it in very detail, right? So cytoplasmic inheritance, where the hereditary determinant is located आउटसाइड द न्यूक्लियस। आप ऐसे समझिए, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के बाहर है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक्चुअली किस पर डिपेंडेंट है, लोकेशन पे, कि अगर न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, तो वो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, न्यूक्लियस के बाहर है तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। लेकिन जो मेटर्नल इनहेरिटेंस है वो बताता है कि कौन सा पेरेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है हेरिडिटरी मटेरियल में, राइट। सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मेटर्नल भी हो सकती है, पैटर्नल भी हो सकती है और बायपेरेंटल भी हो सकती है, हमने बताया, राइट। बट मेटर्नल इनहेरिटेंस सिर्फ मेटर्नल होगी। ऑल राइट, चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो आपको पता होने चाहिए। So if we talk about cytoplasmic inheritance, genetic determinants will be outside nuclear chromosome. They will be associated with mitochondria and plastids. They are frequently show non-Mendelian characters and therefore non-Mendelian transmission. Often uniparental inheritance is observed. हमने अभी बात की थी कि uniparental inheritance हम देखेंगे, usually least common है biparental, बहुत कम केसेस में देखने के लिए मिलेगी या नहीं भी देखने के लिए मिलेगी, बट एक मोटा तो हमने पढ़ा, राइट। मैटरनल इनहेरिटेंस कॉमन है बट मैटरनल इफेक्ट नहीं है, राइट। बाइपेरेंटल इनहेरिटेंस अकर्स इन सम ऑर्गेनिजम्स बट इट इज लीस्ट कॉमन मेथड, राइट। वेजिटेटिव सेग्रीगेशन हो सकता है, रेसिप्रोकल क्रॉसेस अलग अलग रिजल्ट शो कर सकती हैं। आपके जो ऑर्गेनल जिनोम है उसकी मल्टीपल कॉपीज देखने के लिए मिल सकती हैं, जिसमें हमने हीट्रोप्लाज्मी पढ़ा, ठीक है, वही बात है ये। जो साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन उनको इनहेरिट किया जा सकता है। ऑर्गेनल का जो जीनोम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है। फिनोटाइप जो है it may depend on the proportion of different organelle genomes, and ये आपका cytoplasmic inheritance है, it helps in evolutionary biology and plant breeding and it has important forensic significance। अब क्या है वो, वही